हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल टू शाइन एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूँ जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वैदिक कल्चर पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि वैदिक एज जाने के बाद या फिर आप कह सकते हैं वैदिक एज का जब टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उसके बीच में क्या क्या रिफॉर्म्स आए या फिर कौन कौन से रिलीजन या नए सेक्ट्स डेवलप हुए। तो उसके बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात जो हमारे मन में आनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। ये कुछ ऐसे रिलीजन्स थे जो माने जाते हैं कि हिंदू रिलीजन के साथ पैरेलली डेवलप हुए और उनके ही जितने टाइम पीरियड के हिसाब से पुराने माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ और सोसाइटी में आने की इनकी नीड क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी आर्यंस के होने के बावजूद भी इंडो सेक्ट में अलग अलग रिलीजन्स डेवलप होने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ये नए रिलीजन्स हमें इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिकल रीजंस। ठीक है, आपको एक हेडिंग लिखनी है कि इकोनॉमिकल रीजंस और उसके बाद आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स ने कैसे इंपैक्ट डाला और क्या रीजन हो सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स का जिसके कारण हमें नए रिलीजन्स देखने को मिले। आप खुद सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेसिस पे, और वहां पर अगर कोई आप मान लीजिए वैश्यास या फिर जो शूद्र है वो अगर इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है तो फिर वो आपको नहीं लगता नए रिलीजन के लिए लुकअप करेंगे, क्योंकि उनके रिलीजन में तो फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं, तो वो फिर ऊपर अपर कास्ट में भी नहीं जा सकते, तो वो तो नए रिलीजन की तलाश करेंगे ना। और उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस होते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स, है ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या हुआ, द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन लोअर क्लासेस। आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन लोअर क्लासेस डिमांडेड अ न्यू रिलीजन। ठीक है, अब उनको नीड चाहिए थी, जैसे आपकी इकोनॉमिकली डेवलप होते जाएंगे, आपकी सोसाइटी इकोनॉमिकली डेवलप होती जाएगी, तब तब आपको अच्छा नहीं लगेगा डिस्क्रिमिनेट होना, राइट, क्योंकि आप एक वेल्दी मैन बन चुके हैं, अब सोसाइटी में आपको भी पैट चाहिए होगी, है ना। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात आती है नॉन वायलेंस। तो आप खुद देखिए, अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो चुका है आपका और कोई ऐसा धर्म है जो नॉन वायलेंस प्रीच कर रहा है ना कि सैक्रिफाइसेस, है ना, तो नॉन वायलेंस से आपकी इकोनॉमी बूस्ट ही होनी है ना। तो नॉन वायलेंस भी कहीं ना कहीं रीजन हो जाता है। आप यहां लिख सकते हैं द बोथ रिलीजन्स preached non-violence over other practices. जैसा कि हमारा आर्यन कल्चर था, हमारी वैदिक एज में हिंदुइज्म में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी जो सेक्रीफाइस बेसिस पे थी, जहां डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, वहीं पे कोई ऐसा अगर पीस नॉन वायलेंस प्रीच करने वाला अगर आपको रिलीजन इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ये भी एक रीजन था। फिर बात आती है यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था आयरन का इंट्रोड्यूस कब हुआ, आयरन कब इंट्रोड्यूस हुआ, वैदिक एज में, है ना। तो जब आयरन इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास तो उसको एग्रीकल्चर में यूज करना चालू किया हमने, एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट किया। फिर बात आई तो यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन आयरन इन एग्रीकल्चर हमें कैसे बेनिफिट कर रहा है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट कर रहा है कि वो नए रिलीजन को जन्म दे। आप खुद सोचिए, एक ऐसा कल्चर जहां पर आयरन डेवलप हो चुका है और एग्रीकल्चर में वो यूज होने लग रहा है, पर अभी वहां सैक्रिफाइसेस चल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की आपको सबसे पहले नीड क्या होगी उस समय में, बुलक कार्ट्स, काउज, कैटल, यही तो आपकी नीड होगी। पर आप सैक्रिफाइसेस भी कर रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन गिरती जा रही है आपके एनिमल्स की, और वो आपके काम नहीं आएगी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, है ना। अगर आपको एग्रीकल्चर डेवलप करना है तो आप सैक्रिफाइसेस को अपोज करेंगे। इस कारण यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर एक मेजर पॉइंट बन जाता है कि कैसे उसने नए रिलीजन्स को डेवलपमेंट दी। ये तो हुए हमारे कुछ इकोनॉमिकल रीजन्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोशल रीजन्स थे वो क्या हो सकते हैं, जो सोसाइटल रीजन्स थे। तो आप खुद देखिए सोसाइटल रीजन, सबसे पहले आता है रिचुअल्स एंड कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस। तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, जैसे कि रिचुअल्स एंड कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे, है ना। मतलब अगर आप लोअर कास्ट के हैं और आपको मान लीजिए यज्ञ भी करवाना है तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, है ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं, तो उस कारण से ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर बात आती है सिंपल आइडियाज। तो आप खुद सोचिए, एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलग अलग नई प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो थोड़ी लॉजिकली भी सोसाइटी में आपको देखने को नहीं मिल रही, इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिख रही,
और वहीं आपको एक दूसरा रिलीजन आता है और वो आपको कुछ सिंपल आइडियाज प्रीच करता है। वो आपको कहता है कि बस आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है जो रियल लाइफ में भी आपको बेनिफिट कर रही है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या हुआ, सिंपल आइडियाज, है ना। द बोथ रिलीजन्स प्रीच सिंपल आइडियाज। फिर उसके बाद बात आती है राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स। तो राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स में क्या बात आ सकती है, आप खुद देखिए। जो नए नए सेक्ट थे, जैसे कि वैदिक कल्चर में भी नए नए ग्रुप्स डेवलप हो रहे थे, और ये ज्यादातर जो ग्रुप्स थे वो मर्चेंट्स के ही थे, है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे गहपतास एंड सेठीज। सो गहपतास एंड सेठीज ये कुछ नए नाम थे जो सेक्ट्स थे, डेवलप हो रहे थे मर्चेंट क्लासेस में, है ना। गहपतास कौन हुआ करते थे, जो हमारा पेस्टोरल लैंड है या फिर आप कह सकते हैं ओनर ऑफ अ लार्ज लैंड, वो कौन था, गहपता, है ना। और उसी के साथ सेठीज जो डेवलप हुए, तो ये आप कह सकते हैं कि जो रिच मर्चेंट्स थे, जो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे थे, पर वो आप भी लोअर कास्ट में रहे थे, तो उनका भी एक रीजन होगा ना नए रिलीजन को ढूंढने का। उसी समय पे इंट्रोड्यूस होते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे सेक्ट्स। फिर बात आती है तो कुछ पॉलिटिकल रीजंस पे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इकोनॉमिकल और सोशल दोनों उतार लिए होंगे अभी तक। फिर बात आती है तो पॉलिटिकल रीजंस। ये क्या है, पॉलिटिकल रीजंस। सो सम मेजर पॉलिटिकल रीजंस वर एज फॉलोज। तो इसमें बात आती है सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। तो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, आप खुद सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे केवल ब्राह्मण्स को सारी महत्वता दी जा रही है और बाकी लोअर कास्ट को कंसीडर किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है वहां अच्छा खासा, तो ये एक पॉलिटिकल रीजन बन जाता है और उन बाकी जो लोअर कास्ट है उनको रीजन मिल जाता है किसी नए रिलीजन को ढूंढने का, है ना। तो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स वाज अ रीजन। फिर उसके बाद बात आती है इमरजेंस ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी। तो अब ये वही वाली बात है, अगर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा है, मॉनेटेरियल इकोनॉमी आ रही है, यानी कि आपके कॉइनेज भी आ चुकी है और मनी जो है वो बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, तो वैसे ही वेल्थ भी बढ़ रही है किसी भी पर्सन की, है ना। और वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो डिस्क्रिमिनेट होता रहे जबकि वो वेल्दी पर्सन है ना। तो एक ये रीजन भी बन जाता है। ये तो हमारे कुछ मेजर रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब आगे हमको पढ़ना है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या क्या मेजर चीजें थी और क्या क्या इन्होंने आइडियाज इंट्रोड्यूस किए और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं। तो जैनिज्म में रिलीजन में आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो है कि 24 तीर्थंकर्स हुआ करते थे। 24 तीर्थंकर्स यानी कि जितने भी आप कह सकते हैं धर्मगुरु रहे होंगे उनको कहा जा रहा है यहाँ पर तीर्थंकर्स, ठीक है। कितने तीर्थंकर्स थे, तो 24 आपको याद रखने हैं, ठीक है। और उसमें से आपको जो मेजरली पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से आते हैं, ऋषभनाथ। तो जो ऋषभनाथ जी थे उन्हें कंसीडर किया जाता है द फर्स्ट जैन मॉन्क, या फिर आप कह सकते हैं द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, ठीक है, आउट ऑफ 24। सो फर्स्ट जैन तीर्थंकर। आपको इतना याद रखना है, इनके बारे में आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हमको महावीर स्वामी की थोड़ी डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आती है पार्श्वनाथ जी की बात। सो जो पार्श्वनाथ जी थे वो थे हमारे 23rd तीर्थंकर, ठीक है। पार्श्वनाथ जी जो थे वो थे हमारे 24 तीर्थंकर, 23rd। फिर लास्ट जो हमारे तीर्थंकर हुए उनको माना जाता है महावीर स्वामी, ठीक है, 24 तीर्थंकर। तो जो महावीर स्वामी जी थे उनके बारे में आपको कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना है, और वो डाटा कुछ ऐसा है जैसे कि इनका जो बर्थ प्लेस था, इनकी जो बर्थ थी वो हमारी हुई है कुंदन ग्राम में। कहां बर्थ हुई है, कुंदन ग्राम में। और इनको जो मोक्ष मिला या निर्वाण मिला आप कह सकते हैं वो हमें मिले, वो मिला पावापुरी में। पावापुरी, ये पावापुरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये रीजन आपको अगले महाजनपद जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपको इतना ही फैक्चुअल डाटा याद रखना है। और इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी, मतलब इनको धर्म ज्ञान कहाँ पर हुआ था, तो वो जो जगह है वो थी उनकी जिम्बिका ग्राम, जिम्बिका ग्राम, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या मिला था, एनलाइटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि जैन फिलोसॉफी है क्या, मतलब क्या आपको ये बताना चाह रहे हैं और क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप एक जैन रिलीजन अपनाते हैं, ठीक है। पुराने टाइम के हिसाब से बताऊंगा मैं। और जैन फिलोसॉफी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है मोक्ष या निर्वाण। जो मेजर गोल है वो ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द अल्टीमेट गोल इज टू अटेन मोक्ष और निर्वाण। मोक्ष और निर्वाण किसको कहा जा रहा है, जो आपकी लास्ट राइट्स है या फिर जो गॉड के साथ आपका अल्टीमेट कनेक्शन होने वाला है लास्ट में, आफ्टर डेथ, है ना, उसे कहा जा रहा है यहाँ पर मोक्ष या निर्वाण।
उसके बाद बात आती है त्रिरत्न, तो आप इनको रत्नत्रय भी कह सकते हैं। और त्रिरत्न जो है वो मेजरली आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको एक जैनी कंसीडर करा जा सकता है, आप ये मान सकते हैं, या फिर आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हैं यही फॉलो करने के लिए, पर आपको ये करने पड़ेंगे अगर आप एक जैनिज्म को अपना रहे हैं, ठीक है। वैदिक कल्चर से बाद की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम की। फिर त्रिरत्न की बात आती है, इसको रत्नत्रय भी कहेंगे। त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आपको याद रखनी है, KFC। कैसे याद रखनी है? सो K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, F स्टैंड्स फॉर फेथ एंड C इज फॉर कंडक्ट, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है? These three Ratnas was right knowledge, then right faith, and right conduct. अब इन्हें संस्कृत में क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए, संस्कृत में जो कहा जा रहा है समया ज्ञाना, ये कहा जा रहा है राइट नॉलेज को, समया ज्ञान, ठीक है। समया ज्ञान मतलब राइट नॉलेज। उसके बाद कहा जा रहा है समयाक जना, ये किसे कहा जा रहा है? सो राइट फेथ। उसके बाद कहा जा रहा है समयाक कंडक्ट को क्या कहा जा रहा है? तो समयाक दर्श भी कह सकते हैं और दर्शना भी कह सकते हैं, एक ही बात आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो और फिलोसफी में क्या आता है आगे, तो बात करेंगे हम अनुव्रत की। सो जो अनुव्रत का कॉन्सेप्ट है वो 5 वॉज से रिलेटेड है। अनुव्रत मतलब कि जो मेजर रूल्स है आपको फॉलो करने हैं एज अ जैनी, वो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। सो अनुव्रत की बात आती है। सो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, सो द अनुव्रत वॉज फॉर बोथ द सेक्स, इवन द हाउस होल्डर्स एंड इवन द मॉन्क्स, है ना। मतलब कि जो प्रीस्ट हो रहे हैं उनके, या फिर मॉन्क्स कह सकते हैं आप उनको, उनके लिए भी था, और उसी के साथ उपासक के लिए था। उपासक कौन? जो फॉलो कर रहे हैं जैनिज्म को, ठीक है। फॉर बोथ मॉन्क्स एंड हाउस होल्डर्स, ये बात हुई। उसके बाद ये 5 वॉज थे हमारे, ये थे क्या ये बताता हूं मैं आपको। मतलब 5 नियम थे, 5 अनुव्रत थे जो आपको फॉलो करने थे, वो मैं यहां लिखता हूं। दिस 5 वॉज वर, सो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, देन ब्रह्मचर्य। So these were the 5 rules mentioned in अनुव्रत, ठीक है। तो इसके बाद बात आ रही है, तो ये 5 जो नियम थे उनमें से आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो 4 थे ऊपर वाले, ये तो हमको किसने दिए? सो स्वामी ऋषभनाथ जी ने, ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य जो है अनुव्रत हमारा, वो लेटरली ऐड किया गया है स्वामी महावीर के द्वारा, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखनी है, इनका रियल नेम वर्धमान था, ठीक है। वर्धमान, रियल नेम वाज वर्धमान, ठीक है। फिर बात आई है, तो ब्रह्मचर्य आपको बता दिया मैंने कि लेटरली किसने ऐड किया है? तो महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। अब इन सब का आपको मैं मतलब बताता हूं। तो अहिंसा तो आप समझ गए होंगे, नॉन वायलेंस। सत्य क्या हुआ? तो सत्य मींस ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ। फिर उसके बाद अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या हुआ कि आपको आना है, चोरी नहीं करनी है किसी भी चीज की, वो क्या है? अस्तेय। उसके बाद बात आती है अपरिग्रह। सो अपरिग्रह क्या है? नॉन पोजेशन, किसी के भी पोजेशन में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बिना सुने बिना कहे, ठीक है। फिर बात आती है ब्रह्मचर्य। सो आप ब्रह्मचर्य तो समझ ही गए होंगे, चैस्टिसिटी जिसको बोला जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जैनिज्म के बारे में। उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं कि और फिलोसफी में क्या क्या पॉइंट थे, और उसके आगे जैनिज्म ने क्या क्या मेजर कंट्रीब्यूशन दिया हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली फिलोसफी में और आगे क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो सबसे मेजर पॉइंट जो आता है डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स यानी कि आप कह सकते हैं कि उस रिलीजन से पर्टिकुलर रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या है जो वहां दी गई है, ठीक है। सो जो 2 मेजर डॉक्ट्रिन्स हमको देखने को मिलती है, एक तो है अनेकांतवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद। इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि अनेकांतवाद यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग
व्यक्ति देखता है ना, तो हर व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे गॉड्स को भी लेकर, है ना। तो ये बात यहाँ एग्री की जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना, अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख भी सकते हैं हिंदी में अपनी नोट्स में। उसके बाद बात आती है तो देन डॉक्ट्रिन ऑफ शाहबदा। अंडर दिस थ्योरी दे आर कंसीडरिंग दैट कि जो हमारे गॉड है ना, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं लोग, या तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू झूठे हैं या फिर जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे सच्चे हैं, है ना। बस यही है जो ये डॉक्ट्रिन बताने की कोशिश कर रही है। दोनों आपको याद रखनी है इनके बारे में और इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट पॉइंट्स में, मैं यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद बात आती है तो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म प्रीच्ड बाय महावीरा। सो सम मेजर प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीरा वाज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिजेक्शन ऑफ वेदास। रिजेक्शन ऑफ वेदास मतलब उनका क्या रिएक्शन था सबसे पहले रिलीजन को लेकर, जो वैदिक कल्चर था उसको लेकर। सो रिजेक्शन ऑफ वेदास, दे कंडेम्ड द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ वेदास। आपको सबसे पहले ये लिखना है, उन्होंने क्या किया, वेदास को रिजेक्ट किया। किस लिए किया, उनके मैल प्रैक्टिस के चलते, उनके सैक्रिफिशियल नेचर को चलते, डिस्क्रिमिनेशन के चलते। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है वर्ण सिस्टम। सो महावीरा के बारे में जितना माना जाता है, सो दे नेवर कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम, मतलब कि उन्होंने कभी उसको बुराई नहीं की, उसकी वर्ण सिस्टम की कभी बुराई नहीं की आज तक, पर वो वेदास के अगेंस्ट थे, ये आपको याद रखना है। सो दे नेवर कंडेम्ड, they never condemned Vedas, नहीं सॉरी वर्णास सिस्टम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है कर्म। तो कर्म क्या होता है, तो आप जानते होंगे, तो ऑल द प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज कर्म। सो उनका मानना था कि कर्म ही है जो आपको डिसाइड कर रहा है कि आपको मोक्ष मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो कर्म प्लेड अ मेजर रोल इन जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगा जो हमारा बुद्धिज्म आएगा उसमें कर्म का जो रोल था वो और बढ़ता जाएगा, मेजर फोकस ही कर्म की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है एक्सट्रीम पीनेंस। सो दे फॉलोड एक्सट्रीम पीनेंस अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी। इफ अ person particularly following a Jainism, so he must have to follow the extreme penance। extreme penance का मतलब क्या आता है, कड़ी तपस्या। यदि आप कड़ी तपस्या करके जा रहे हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा या निर्वाण मिलेगा, ये महावीर स्वामी जी का मानना था, ठीक है। और ये एंशिएंट टाइम में तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पेनेंस हो गई थी, तो इसका कारण आपको देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ पैट्रोनेज भी आता गया इसके साथ। पैट्रोनेज क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लैक ऑफ पैट्रोनेज आता रहा, उसी के साथ आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये रीजन भी बना कि डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म देखने को मिला हमें आगे जाकर, ठीक है। सो एक्सट्रीम पेनेंस प्रीच्ड बाय महावीर, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि जैनिज्म के फर्दर फैक्ट्स क्या थे। चलिए, फिलोसफी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है जो था स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ सोसाइटी में, कैसे एक टाइम ऐसा आ गया था, आपको पता नहीं होगा पर मैं बताता हूं कि आर्यंस की जो थी पॉपुलेशन वो ज्यादा गिर चुकी थी और बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे, है ना। ये भी हमारा पॉइंट आया था, नियर अबाउट ये हमारा आया था 400 टू लेकर 600 बीसी के आसपास, तो इसे भी बहुत बड़ा इवोल्यूशन माना जाता है। फिर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की बात आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे स्प्रेड हुआ। सबसे पहली बात आती है यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, सो दे यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज फॉर एज रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितने भी जैन टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल्ड है तो आपको लिखना है प्राकृत लैंग्वेज। अब इससे आपको कैसे पता लगेगा कि स्प्रेड क्यों हुआ, मैं बताता हूं। देखिए, जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो लोकल्स की लैंग्वेज थी, है ना, मतलब एक किंग से लेकर जितनी भी जनता है वो सब जान रहे हैं कि प्राकृत लैंग्वेज क्या है, उसको पढ़ना इजी है ना। वहीं आर्यंस जो थे या फिर जो वैदिक कल्चर था उसमें क्या था कि चार्टाइड संस्कृत का यूज किया जा रहा था। चार्टाइड संस्कृत यानी कि एक ऐसा पर्सन उसे पढ़ सकता है जो कब से गुरुकुल्स में जाता आ रहा है। अब गुरुकुल्स किसको अलाउड थे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को। तो आप खुद देखिए, एक तरफ आपने एक पर्टिकुलर सेक्ट को बना दिया जो केवल अंडरस्टैंड कर पा रहा है आपके लिटरेचर्स और या फिर आपके रीजनल राइटिंग्स, है ना। वहीं आपने क्या किया कि जो रीजनल राइटिंग्स है ना, एकदम जो बेस लेवल पे है, जो हर कोई समझ पा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन, है ना, उसके लिए आपने बना दी उस लैंग्वेज में। तो अगर कोई भी आपका टेक्स्ट पढ़ पा रहा है तो आपका जल्दी वो आएगा आपके धर्म की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, वो इन्फ्लुएंस जल्दी होगा आपसे। तो एक रीजन ये कहीं ना कहीं था, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन आता है तो रॉयल पैटर्नेजेस। रॉयल पैटर्नेजेस
तो आप इन्हें अर्लीस्ट टाइम की जो थे स्पॉन्सरशिप्स कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और जो बड़े बड़े किंग्स थे वो जब अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से अट्रैक्ट हो रहे हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उसे भी आप पैट्रनेज के अंडर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। पैट्रनेज के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपने उनमें इन्वेस्ट कर दिया है ना, आपने उनको पैसे दे दिए इवॉल्व करने के लिए और ज्यादा बढ़ने के लिए आपने उनको पैसे दे दिए। अगर किसी किंग ने दिए तो उसे क्या कहा जाएगा, रॉयल पैट्रनेज, ठीक है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देन हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, उसके बाद गंगा डायनेस्टी, ये कुछ मेजर जो थे ये ऐसे प्लेसेस थे, या फिर आप ये तो किंग्स के नाम है। उसके अलावा जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गंगा डायनेस्टी है उनके रूलर्स ने भी जैनिज्म को है ना पैट्रनेज दे रखी थी, ठीक है। पैट्रनेज दे रखी थी यानी उनको स्पॉन्सर्स कर रखा था और वो खुद भी जैनिज्म फॉलो करते थे, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थे कुछ अर्लीस्ट पैट्रनेजेस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये रीजन भी बने कैसे जाकर, है ना। अभी की बात होगी पैट्रनेज कैसे मिली। अब मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जो हमारे चंद्रगुप्त जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उनका टाइम पीरियड क्या रहा, उनका टाइम पीरियड था 323 टू 297 बीसी, ये था उनका टाइम पीरियड, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी लाइफ जब उनकी एंड के करीब आई तो उन्होंने क्या किया, जैनिज्म अपना लिया, जैनिज्म अपनाया। उसके बाद क्या बात आती है, तो जब इनकी लाइफ एंडिंग होने वाली थी, लाइफ एंड होने वाली थी, इन्होंने क्या किया, प्रयोशन या सालेखन ले लिया, प्रयोशन या सालेखन, प्रयोशन या सालेखन। प्रयोशन या सालेखन क्या होता है, मतलब कि आपने फास्ट किया है, सब कुछ त्याग दिया है, अन्न और जल सब कुछ त्याग दिया है, तब तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर निर्वाण नहीं मिल रहा आपको, तब तक आपने क्या किया, अन्न और जल त्याग दिया है। इसकी आप लिख सकते हैं एक पॉइंट बनाकर साइड में, ये वर्ड्स भी आपको कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, तो चंद्रगुप्त जो थे वो हमारे कहाँ लेते हैं प्रयोशन, तो ये लेते हैं हमारे श्रावण बेलगोला में, श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला जो एक छोटा विलेज है जो मैसूर में है प्रेजेंट में, ठीक है, मैसूर। अब इसमें होता क्या है, जो चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने जैनिज्म अपनाया, किसके इन्फ्लुएंस में था, तो भद्रबाहु, है ना। दो हमारे जैनिज्म के प्रीचर जो थे, भद्रबाहु एंड स्थूलबाहु, ये आपको नाम याद रखने हैं। देखो सबसे पहले तो आता है भद्रबाहु एंड स्थूलबाहु, ठीक है। और भद्रबाहु जो थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म लिया। उसके बाद जो बात आती है कि भद्रबाहु जो थे वो हमारे साउथ की तरफ चले गए चंद्रगुप्ता के साथ, ठीक है। फिर वहां पे इन्होंने प्रयोशन ले लिया चंद्रगुप्त जी ने। अब भद्रबाहु तो हमारे साउथ में है, उसके बाद क्या हुआ, जो स्थूलबाहु जी थे जो नॉर्थ में हमारे बैठे थे, उन्होंने क्या किया, जो दिगंबर्स थे, जो मेजर रूल्स थे कि आपको वस्त्र नहीं पहनने, वस्त्र त्याग करना है और उसी के साथ कुछ रूल्स प्रीच करने हैं, उनमें उन्होंने कुछ चेंजेस ला दिए। और उसी के साथ उन्होंने क्या किया, जो दिगंबर थे उनको अलाउड कर दिया कि आप व्हाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक डिवीजन हुआ कि व्हाइट क्लोथ्स वाले नॉर्थ में रह गए और साउथ जो भद्रबाहु जी गए हुए थे वो जो वापिस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो व्हाइट क्लोथ्स अलाउड कर दिए गए हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ, दोनों सेक्ट्स के जो आइडियाज थे वो चेंज हो गए। जो भद्रबाहु को फॉलो करने लगे वो तो कहलाए दिगंबर, और जो स्थूलबाहु के आइडियाज करने लगे फॉलो, उन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर, ठीक है। और ऐसे ही जाके मेजर दो जैन काउंसिल्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैन काउंसिल्स में ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन से सेक्ट में डिवाइड होना चाहिए, उसी के अंदर कई सारे टेक्स्ट भी कंपाइल हुए और उसी के अंदर नए नए आइडियाज भी आते हैं। तो कुछ मेजर जैन काउंसिल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो दो ही हुए हैं हमारे अभी तक जैन काउंसिल्स, वो है फर्स्ट और सेकेंड। इनके ईयर्स भी याद रख लेते हैं। तो फर्स्ट वन तो ऑब्वियस सी बात है 297 में होगा ना, 297 बीसी, मतलब कौन सा, सो द डेथ ईयर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा 297 बीसी में कंसीडर किया जाता है फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ। इसका वेन्यू का क्या रहा, मतलब कि कहां पे हुआ ये कंडक्ट, तो हमारा होता है ये पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट टाइम का बिहार पटना है हमारा। उसके बाद बात करते हैं चेयरमैन। सो इसका चेयरमैन कौन रहा, तो इसके चेयरमैन थे हमारे स्थूलबाहु जी, स्थूलबाहु, ठीक है।
और इसको पैट्रोन किसने किया, मतलब इस काउंसिल को किसने पैट्रोनाइजेशन की, तो आपको याद रखना है बिंबिसार। बिंबिसार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंदुसार अलग किंग थे, बिंबिसार अलग किंग थे। बिंबिसार जो थे वो चंद्रगुप्त जी के बेटे थे। तो आपको देखिए चंद्रगुप्त अगर जा चुके हैं तो उनके बाद उनका सक्सेसर ही होगा जो पैटर्नाइजेशन देगा, राइट। सो आपको याद रखना बिंबिसार ने इनको पैटर्न किया। उसके बाद बात आती है सेकंड जैन काउंसिल कब हुआ। सो जो हमारा सेकंड जैन काउंसिल है वो कंडक्ट होता है 523 बीसी के अराउंड, ठीक है 523 बीसी। और ये टाइमलाइन चेंज होती रहती है, अगर थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है वेन्यू। तो इसका वेन्यू क्या रहा, कंसीडर किया जाता है कि वल्लभी में हुआ होगा, पर इतना फैक्चुअल डाटा आपके आने नहीं वाला है, पर आप लिख लीजिएगा वल्लभी, ठीक है। उसके बाद बात आती है चेयरमैन। सो इसका चेयरमैन कौन रहा सेकंड जैन काउंसिल का, तो कंसीडर किया जाता है देवर अधिगनी जो थे वो इनके चेयरमैन थे, देवर अधिगनी। तो इनके नेम्स को लेकर आपको कई सारी कंफ्यूजन देखने को मिल जाएगी, कई बार गूगल पे भी अलग अलग नेम बता देते हैं, पर आपको यही नाम याद रखना है। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं, पर अब जो यूपीएससी का पैटर्न है वो बदल रहा है धीरे धीरे। आप नोटिस करेंगे कि जो पहले जो मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे, पर अब क्या हो रहा है कि एंशिएंट इंडिया पे और साथ ही साथ मिडिवल इंडिया पे यूपीएससी अपना ज्यादा फोकस दे रहा है। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं उसके, है ना। जैसे कि आप पिछले 2-3 साल का डाटा उठाएंगे तो मॉडर्न इंडिया के 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस लेवल तक गिर चुके हैं, और पहले इनकी मार्किंग ज्यादा हुआ करती थी। अब आपको एशियन पे फोकस देना पड़ेगा, एशियन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बराबरी। पैटर्नाइजेशन की बात आती है तो ये अभी भी अननोन है, और आपको जानना नहीं है कि इसके पैटर्नाइजर कौन थे, और ज्यादा हमें उसके इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए इतना डाटा बहुत होएगा आपके लिए। करते हैं तो अगला पॉइंट जो आता है कि इनके रिजल्ट्स क्या रहे होंगे। इनके जो रिजल्ट्स थे वो क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे फर्स्ट काउंसिल जो रहा उसमें क्या हुआ कि 2 सेक्ट बंट गए हमारे, दिगंबर और श्वेतांबर, ये रिजल्ट रहा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट काउंसिल में क्या होता है, सो दिगंबर एंड श्वेतांबर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद बात क्या आती है, तो इन्होंने 12 अंश बनाए नए, है ना, जो रिलीजन के अंदर ही आते थे 12 अंग, ये बने फर्स्ट काउंसिल के अंदर हमारे। फिर सेकंड काउंसिल में क्या होता है, जो ये 12 अंश थे वो भी फर्दर डिवाइड हो गए और क्या बन गए 12 उपांश। मींस इन पर्टिकुलर अंश के अंदर भी उपांश जोड़ दिए गए। अंश मतलब क्या होता है, पार्ट्स, है ना। तो पार्ट्स को बोल सकते हैं हम, आप ये इसको टेक्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं आप, या फिर आइडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि आइडियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे अंश और उपांश का डिवीजन हुआ। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है कि दोनों काउंसिल्स के रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जैनिज्म है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आपको खाली इतना बताने वाला हूं अगले लेक्चर में कि जैनिज्म के जो सोसाइटी में हमारे कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा सोसाइटी में वो जानेंगे जैनिज्म को लेकर, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो बुद्धिज्म था वो कैसे इवॉल्व हुआ, बुद्धिज्म के कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा। यही आपका लेक्चर खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।